नमस्कार साथियों, मैं राजगुरु प्रजापति अध्ययन गुरु परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। इससे आज हम दक्षिण पश्चिमी एशिया के बारे में बताएंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने दक्षिण पश्चिमी एशिया के बारे में वहाँ के देश, राजधानी, सीमाओं, संधियों का उल्लेख किया। आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम आप लोगों को पर्वत, पठार, मैदान और झीलों का उल्लेख करेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए, हम यहाँ शुरू करते हैं। ये पर्वत जो दक्षिण पश्चिमी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत हैं, क्योंकि इन पर्वतों का महत्वपूर्ण योगदान है और इन पर्वतों के बीच में कहीं घाटियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं पठार देखने को मिलते हैं और कहीं मतलब अनेक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं हम। जैसे टर्की, आपको हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। चलो नंबर 1 भाटवाड़ी देख लेते हैं। देखिए, एशिया के पश्चिमी एशिया के इधर कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अदनी खाड़ी, ओमानी खाड़ी, फारस खाड़ी और इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। आज हम देखते हैं यहाँ पर पोंटिंग पर्वत। ये देश है टर्की। टर्की के उत्तरी भाग में पोंटिंग पर्वत है और टर्की के दक्षिणी भाग में पूर्व से पश्चिम यह टारस पर्वत है। अर्थात ये दोनों पर्वत टर्की में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पर्वत टर्की में स्थित है, तो वहां पर हमारा आंसर होगा पोंटिंग पर्वत और टारस पर्वत। ये दोनों पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित हैं। और हम देखते हैं आसिर पर्वत। यह जो पर्वत है ये सऊदी अरब देश है। आपको यह भी बताया था कि सऊदी अरब पूरे अरब प्रायद्वीप का 80% भाग घेरे हुए है। यहाँ पर एक आसिर पर्वत श्रेणी है। ये 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर आप देख सकते हो। नंबर दे दिया, इसीलिए ये आसिर पर्वत श्रेणी, ये 3 नंबर आसिर पर्वत श्रेणी। ये आसिर पर्वत श्रेणी है। यह पश्चिमी एशिया का एकमात्र पर्वत है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है और लाल सागर के किनारे भी स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत लाल सागर के किनारे स्थित है, तो आपका वहां पर आंसर होगा आसिर पर्वत श्रेणी। यह सऊदी अरब का, ये सऊदी अरब पूरा सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में स्थित है। आसिर पर्वत श्रेणी जो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर है। अब इसके बाद हम देखते हैं ईरान में। ये आपका पूरा पश्चिमी एशिया महाद्वीप का दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश ईरान है और जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है। ईरान में ईसाई लोगों का बाहुल्य है और जबकि सऊदी अरब में सुन्नी लोगों का। अब ईरान के अंतर्गत 2 पर्वत आते हैं, जाग्रोस पर्वत और नंबर 2 एल्बुर्ज पर्वत। जाग्रोस पर्वत ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है जो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारस की खाड़ी के तट पर कौन सा पर्वत है, तो वहां पर आपका आंसर होगा जाग्रोस पर्वत। अब इसके ईरान के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो आपका आंसर होगा एल बुर्ज पर्वत। एल बुर्ज पर्वत श्रेणी यह ईरान के उत्तर में है और ये जाग्रोस पर्वत ईरान के दक्षिण में है। अब देखिए दोनों पर्वत की विशेषताएं। ये जाग्रोस पर्वत फारस की खाड़ी के तट पर है और जबकि एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी यह कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है या उसके किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आपने सुना होगा दोदा बेटा, जो देवाबंद इसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है देवाबंद। अब हम देखते हैं और भी, जैसे यहाँ पर ईरान में ही एक यहाँ पर पर्वत है, ईरान के दक्षिण पूर्व में मकरान पर्वत श्रेणी। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मकरान पर्वत श्रेणी ईरान के किस दिशा में स्थित है, तो आप आराम से बता सकते हो यह दक्षिण पूर्व में स्थित है, ओमान की खाड़ी के पास में ही स्थित है। यहीं पर एक है चाबहार
बंदरगाह। ये चारबाग बंदरगाह क्या है, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। चारबाग बंदरगाह है, आपको मालूम होगा जो चाइना है, चाइना रिंग पॉलिसी बनाता है, अर्थात भारत को घेरने की नीति बनाता है। उसी को जवाब देने के लिए भारत ने ईरान के साथ 2016 में 22 अक्टूबर 2016 को चारबाग बंदरगाह का विकास करने के लिए उससे समझौता किया है। इससे क्या हुआ, आराम इसी के पास में पाकिस्तान है, तो आराम से पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से जो व्यापार किया जा सकता है वो ईरान के रास्ते चारबाग बंदरगाह से आराम से हम मुंबई भेज सकते हैं। कुल मिलाकर के ये इसका जो विकास किया जा रहा है चारबाग बंदरगाह का, या ईरान में स्थित है, इसका भारत की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। तो जिस प्रकार से ग्वादर का पाकिस्तान के लिए है, उसी प्रकार से चीन के लिए, उसी प्रकार से चारबाग बंदरगाह का भारत के लिए महत्व है। और हम देखते हैं काकेशस पर्वत। यहाँ पर देखिए ये जो देश है, ये देश है जॉर्जिया, ये है अजरबैजान के उत्तर में, और कुल मिलाकर ये काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत का कुछ ही भाग पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है, शेष भाग यूरोप के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें विशेष रूप से कम दर्शाया जाता है। और एक इसमें अवश्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि काकेशस पर्वत किन दो सागरों के मध्य में स्थित है, तो यहाँ पर आ जाता है कैस्पियन सागर और काला सागर को जोड़ता है। देखिए कैस्पियन सागर पूर्व में कैस्पियन सागर है और पश्चिम में काला सागर है, इन दोनों के बीच में कौन सा पर्वत है, काकेशस पर्वत स्थित है, और जिसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। यह काकेशस पर्वत, यह बलित पर्वत है। अब देखते हैं पश्चिमी, यहाँ पर 8 नंबर में पश्चिमी लेबनान और 9 नंबर में एंटी लेबनान। ये लेबनान देश है। लेबनान देश का नाम लेबनान पर्वत के नाम के आधार पर ही पड़ा है। तो ये पश्चिम इस भूमध्य सागर के किनारे, इसे तटीय लेबनान भी कहते हैं और पश्चिमी लेबनान भी कहते हैं। इसके पूर्व भाग में या पूर्वी इलाके में जॉर्डन के पश्चिम में यहाँ पर है एंटी लेबनान। इन दोनों पर्वतों के बीच में कौन सा, इसके पश्चिमी और पूर्वी लेबनान के पर्वत के बीच में एक बेका घाटी है जो सेब के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बेका घाटी, यहाँ पर बेका घाटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेका घाटी कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये लेबनान देश में है और दो लेबनान, पश्चिमी लेबनान और पूर्वी लेबनान के बीच में यह घाटी स्थित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर सेब का ही उत्पादन क्यों किया जाता है। आपको मालूम होगा भूमध्य सागर के आसपास जो भी देश हैं उसमें रसीले फल, सेब इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाने के कारण ही यहाँ पर बेका घाटी में सेब का उत्पादन किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। अब हम आगे देखते हैं। सर अब पर्वतों के बाद में हम कुछ पठार को देख लेते हैं। पठार कई प्रकार होते हैं। जो हम पठार के भौतिक भूगोल के अंतर्गत बात करें तो उसके बारे में आपको बताएंगे पठार कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पठार पाए जाते हैं, वो अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार उन्हें कहा जाता है जो दो पर्वतों के बीच में स्थित होते हैं, उन्हें हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार है, तो वहां पर हमारा आंसर होता है यस, क्योंकि तिब्बत के दक्षिण में हिमालय पर्वत, तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वत, बीच में तिब्बत का पठार है। इसलिए दो पर्वतों के बीच में जो पठार होता है, यदि एक पर्वतीय है दूसरा पर्वतीय है, इसके बीच में जो पठार होगा इसे हम बोलेंगे अंतरा पर्वतीय पठार। तो अंतरा पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल हमें पश्चिमी एशिया में देखने को मिलते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा जाता है ये जो पठार है, यहाँ पर 10 टिकार लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक पठार है, ये वाला भाग पठारी क्षेत्र है, ये वाला पठार। तो यहाँ पर ये पठार है, ये कहाँ पर, ये ईरान देश है। तो ईरान देश के नाम पर ही
यहाँ पर पठार है ईरान का पठार। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ईरान का पठार किसका एग्जाम्पल है, तो अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है, नंबर 1। नंबर 2 ये पूछा जाता है ईरान का पठार किन पर्वतों के बीच में स्थित है, तो वहां पर हमारा आंसर होना चाहिए जाग्रोस पर्वत और एल्बर्ज पर्वत के बीच में स्थित है, जो अंतरा पर्वतीय पठार का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, तो ये हो गया आपका पठार, ईरान का पठार। या हम कहेंगे ये ईरान का पठार, ठीक है। और ये वाला आपका पठार हो जाएगा अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार। अब यहाँ पर ये देखिए टर्की देश है, ये जो टर्की है, टर्की के उत्तर में आपको बताया पोंटिन पर्वत, टर्की के दक्षिण में टायरस पर्वत है, इन दोनों पर्वतों के बीच में अनातोलिया का पठार है। ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से तिब्बत का पठार इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से यहाँ पर टर्की का एक पठार है अनातोलिया पठार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस टर्की के पठार पर पशुपालन किया जाता है। यहाँ इसमें भी पूछा जाता है कि टर्की के पठार पर क्या कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और मेरनू नामक जो बकरी होती है, फिर उसका अधिक मात्रा में पालन किया जाता है। इस प्रकार से उनका एक उत्पादन करने वाला विशेष देश है टर्की। अब ये दो पठार, एक अनातोलिया का पठार, दूसरा ईरान का पठार, ये दोनों पठार अंतरा पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर पश्चिमी एशिया के अंतर्गत जो मरुस्थल पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो पश्चिमी एशिया है, यहाँ का अधिकांश भाग, हालांकि यहाँ की जो जलवायु है वो अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागर के किनारे पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ईरान के उत्तरी भाग में ये पूरा क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जबकि इसके दक्षिणी भाग में पूरी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। मरुस्थल उसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा कल भी दी थी, जहाँ वह मतलब पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, बालू भी हो सकती है, बालू वाला भी हो सकता है और पथरीला भी हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक पथरीला मरुस्थल और दूसरा बालू वाला मरुस्थल। अब देखिए यहाँ पर ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, सऊदी अरब के अधिकांश भाग में मरुस्थल ही पाया जाता है। यहाँ पर दो विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। नंबर 1 दक्षिणी भाग में रूब अल खाली मरुस्थल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, या किन देशों में पाया जाता है, या किस देश में इसका विस्तार अधिक है, तो यह यमन और ओमान देश में भी पाया जाता है। इसके उत्तरी भाग में पाया जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग सऊदी अरब देश में स्थित है। रूब अल खाली मरुस्थल यह पूरा बालू का मरुस्थल है। यहाँ पर इस मरुस्थल में बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके उत्तर में जॉर्डन के दक्षिण में, जॉर्डन का दक्षिणी भाग भी आ जाता है, जॉर्डन के दक्षिण में, और सऊदी अरब के उत्तरी साइड में अन-नहफूद नाम का एक मरुस्थल पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दो मरुस्थल, अन-नहफूद मरुस्थल और रूब अल खाली मरुस्थल पाए जाते हैं। अब हम लोग, आपने सुनाओ कबीर ने बहुत से दुआ लिखी, इत्यादि चीज लिखी है, तो कबीर का कुछ तो होना चाहिए। तो ईरान ने अपने यहाँ पर कुछ, ईरान की धरती ने अपने यहाँ पर कुछ कबीर के नाम पर यहाँ पर कुछ मरुस्थल का नाम दिया है। ये दस्त-ए-कबीर, कावरे लगा, यहाँ पर कबीर भी लिखा जाता है। दस्त-ए-काबिर यह ईरान के पठार पर ही स्थित है। यहाँ पर ईरान का पठार भी है, वहीं पर पठार ही है, मरुस्थल है। तो दस्त-ए-काबिर मरुस्थल है, और इसी के पूर्वी भाग में, पूर्वी और दक्षिणी भाग में दस्त-ए-लूट है। अर्थात कबीर को दस्त-ए-लूट ने मतलब लूट लिया है। तो एक उत्तर साइड में क्या हो गया, दस्त-ए-काबिर, दक्षिण हो गया दस्त-ए-लूट। इस प्रकार से यहाँ पर 4 लगभग मरुस्थल पाए जाते हैं।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ झीलें देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर एक टर्की है, ये जो टर्की है, टर्की में एक उर्मिया झील है, उर्मिया झील से ही दजला नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर दो नदियां हैं, नंबर एक ये वाली दजला नदी, दजला नदी, और दूसरी फरात नदी। ये फरात नदी है। दजला और फरात दोनों नदियों का उद्गम टर्की से होता है, और दजला नदी का उद्गम उर्मिया झील से होता है। तो वहां से उर्मिया झील से नदी का उद्गम होते हुए ये सीरिया में प्रभावित होते हुए और इसी दजला नदी पर ही यहाँ पर प्रभावित होते हुए यहाँ आगे जाकर के फारस खाड़ी में गिर जाती है। फरात नदी से मिलकर के टिग्रिस भी इसी को कहा जाता है। अब देखिए ये फरात नदी भी वहीं से निकलती है। यहाँ पर मोसुल नगर है कि मोसुल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? मोसुल यहाँ पर बगदाद है, बगदाद टिग्रिस बगदाद। तो बगदाद और मोसुल फरात नदी के तट पर स्थित हैं, इसी को टिग्रिस नदी भी कहा जाता है। ये दोनों नदियां फारसी खाड़ी से पहले आपस में मिल जाती हैं और फारसी खाड़ी में अपना जल छोड़ देती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एशिया महाद्वीप में जो सभ्यताओं का विकास हुआ, यहाँ पर भी एक सभ्यता का विकास हुआ था, उसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये भी कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों के बीच में हुआ है? तो हमारा वहां पर एग्जाम्पल होगा दजला फरात नदियों के बीच में विकास हुआ था। आज वो सभ्यता क्या बहुत बड़ी नष्ट हुआ, सभ्यता ही रह गई है। और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी झील हैं, जैसे मृत सागर। ये मृत सागर है, यह समुद्र, यह धरातल से 397 मीटर गहरा है। मृत सागर, यहाँ पर इस सागर में पानी के साथ साथ ब्रोमाइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात इस मृत सागर के पानी का न पानी का उपयोग कर सकते हैं और ना ही यहाँ के नमक का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात इसमें यहाँ इस सागर में जो मछलियाँ हैं इत्यादि हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सागर में ना मछलियाँ पाई जाती हैं, ना इसमें कोई जीव जंतु पाई जाती हैं, क्योंकि लवणता इसमें अधिक पाई जाती है और ब्रोमाइड, जिंक इत्यादि चीजें पाई जाती हैं, जिसके कारण उसकी प्रधानता है। तो यहाँ पर इसे डेथ सी या मृत सागर कहा जाता है। यह मृत सागर जो है यह जॉर्डन देश और इजराइल के बीच में स्थित है। देशों के बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में बता चुके ऑलरेडी, पार्ट 2 ओनली इसमें यही। तो किस देशों के बीच में स्थित है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक जॉर्डन देश और दूसरा इजराइल देश के बीच में मृत सागर स्थित है। अब यहाँ पर आपने सुना होगा विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? जहाँ पर 330 इकाई लवणता पाई जाती है। तो यह झील है यहाँ पर टर्की में, टर्की की बान झील। तो ये भी टर्की क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पर मैदान भी पाए जाते हैं। जो मैदान है दजला फरात नदियों के किनारे ही यहाँ पर कुछ मैदान विकसित हो गए हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी भाग है, ये मैदानी है। तो आपने देखा होगा जो ये ईरान है, ईरान के पश्चिमी भाग में यहाँ पर ईरान की सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक ईरान में जनसंख्या पाई जाती है। ईरान में भी जनसंख्या का घनत्व 2 जगह पर ज्यादा है। नंबर 1 फारस की खाड़ी के तट पर और कहाँ पर दजला फरात नदियों के पास में, मतलब यहाँ पर अधिक जनघनत्व है, जनसंख्या का संदर्भ पाया जाता है। दूसरा एल्बुर्ज पर्वत के उत्तरी भाग में, मतलब यहाँ पर कैस्पियन सागर के दक्षिण भाग में ही यहाँ पर जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।